देखिए शबी भाई ने आप लोगों को जिस तरह अभी बताया कि मतलब जितने तहरीकात और रेस्पॉन्सेस मुसलमानों के उठे उन पे सियासत कैसे गालिब आ गई एक वक्त के बाद, और वो उस वक्त का तकाजा था देवबंद के ऊपर भी, अलीगढ़ की तहरीक के ऊपर भी, और जितने भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि दबिस्तानी शिबली के अंदर कुछ ऐसे गोशे रहे जो सियासत से पूरी तरह सियासत में नहीं घुस गए, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि जो बड़ी धड़ें निकली उनका भी सियासी उस वक्त कोई ना कोई पार्टिसिपेशन रहा, उससे कोई खाली नहीं रह पाया। तो इस पीरियड में बस एक जो तमहीदी चीज बताना जरूरी है कि मुसलमानों के सियासी डिमांड का शेप क्या था। पाकिस्तान बना, लेकिन ऐसा तो था नहीं कि रोज़े अव्वल से पाकिस्तान ही मौक़िफ़ था, बल्कि बानी पाकिस्तान तो खुद इस बहस में बहुत लेट आए अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में, और जब वो आए और 42 पे जब रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान का, तब भी ये क्लैरिटी नहीं थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। क्या वो इकबाल का जो 1930 का एड्रेस है, सदारती खिताब इलाहाबाद का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि वो बात कर रहे हैं मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या वो सेपरेट स्टेट की ही बात कर रहे हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की बात हो रही है, ऑटोनॉमी की बात हो रही है। और ये डेलिबरेटली वेग था क्योंकि कोई एक मौक़िफ़ लोगों ने रखा नहीं था जो कांस्टेंट चीज़ है, जो चीज़ असल में कांस्टेंट थी। मोरली मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 ही था ना, 8 था 9 था, फैक्ट चेक कर लेना, अर्ली 20th सेंचुरी में सबसे पहला जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तानियों को मिला, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स जो मेजर रिफॉर्म्स हुए, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मिली। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी हिंदुओं की अलग वोटिंग लिस्ट बनेगी, मुसलमानों की एक अलग वोटिंग लिस्ट बनेगी। जो मुसलमान है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डालेंगे, मुसलमान के लिए वोट डालेंगे, वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट ही की डिमांड शेड्यूल्ड कास्ट लोगों ने भी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको कहते थे, उन्होंने करना शुरू की। और फिर ये बहस शुरू हुई रिजर्वेशन एज अ प्रिंसिपल मोरली मिंटो में। उसके बाद फिर जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रिफॉर्म्स हुए जिसमें असेंबलियां बनी, उसके बाद साइमन कमीशन आया, 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने तक भी 1935 में रिजर्वेशन होगा, ये बात एक्सेप्टेड थी, मुसलमानों का भी और डिप्रेस्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट का भी। उसकी शक्ल क्या होगी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट होगी या जॉइंट इलेक्टोरेट होगी, लेकिन सेपरेट कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि आप जैसे कि आज इंडिया में होता है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कि इलेक्टोरेट जॉइंट है, हिंदू मुसलमान सब एक उसका पार्ट है, लेकिन ये सीट, ये कंस्टिट्यूएंसी मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड है, ये एससी के लिए रिजर्व्ड है, वगैरह वगैरह। तो रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया था, और वो इस हद तक इंट्रेंच था कि आप अगर कभी आपको मौका मिले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट रिलीज किया था फरवरी 1948, फरवरी 1948 में, उसमें जो प्रोपोज्ड आर्टिकल 292 से 302 शायद कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन अराउंड इसी में आपको 10 आर्टिकल्स थे जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के राइट्स से रिलेटेड थे। माइनॉरिटीज के कंसेप्शन में मुसलमान थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, और इंडियन क्रिश्चियंस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये 4 कैटेगरी माइनॉरिटी की, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को माइनॉरिटी का ही हिस्सा माना गया था, और नेशनल असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दोनों को रिजर्वेशन दिया गया था। इंडिया के पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों मुसलमानों को रिजर्वेशन मौजूद था, जिस तरह से के एससी और एसटी को रिजर्वेशन है। सो देन व्हाट हैपेंड, क्यों आज हमारे पास वो रिजर्वेशन नहीं है? वो है असल में 1947 के वो गजबनाक उस पूरे साल के बाद जिस तरह सियासत तब्दील हुई और मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पोजीशन उस वक्त फिर तैयार हुई, उसका आपको उसमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्योंकि 1948 में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उस वक्त तक जाहिर सी बात है जो बेशतर सेक्युलर मुस्लिम लीडरशिप है अलीगढ़ मूवमेंट से जो निकली, उसकी हैवी मेजॉरिटी पाकिस्तान मूवमेंट के साथ थी, और काफ़ी सारी जो उसका जो लीडरशिप थी अलीगढ़ से और सेक्युलर
जो पाकिस्तान में सेक्युलर मुस्लिम क़यादत जो मुस्लिम लीग की थी, उसकी लीडरशिप पूरी पाकिस्तान जा चुकी है। कुछ लोग उसके बचे हैं और नेशनलिस्ट मुसलमान बचे हैं। 1946 में इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सिर्फ 4 कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट जीते थे, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, 2 और जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। किसी को याद है? कोई बात नहीं। बाकी के जितने कैंडिडेट जीते थे मुस्लिम लीग के जीते थे। 70 कैंडिडेट या 70 शायद कैंडिडेट थे टोटल मुसलमानों के। तो कांग्रेस की जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर, जो रिलीजियस लीडरशिप बोल लीजिए या सेक्युलर नेशनलिस्ट लीडरशिप बोल लीजिए, दोनों का जो कंबाइंड, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो सेगमेंट था, उसके 4 लीडर से पूरे इंडिया से इलेक्ट हुए थे। तो सियासी तौर पे तो वो शिकस्त खा चुके थे पूरी तरह। उनके पास वो पॉलिटिकल मैंडेट नहीं बचा था कि वो अथॉरिटेटिवली मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्लेम कर पाते। इसकी झुंझलाहट आपको मौलाना आज़ाद का वो जो मशहूर खुतबा है दिल्ली की जामा मस्जिद का, जिसमें वो बहुत मशहूर, यूट्यूब पे आज भी उसके क्लिप्स मौजूद हैं कि मैंने चलना चाहा और तुमने मेरी टांगें काट दी, वो उसकी कोफ्त और झुंझलाहट और अफसोस और रंज आपको मौलाना आज़ाद की उस आवाज़ में दिख जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948 में आपको एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला जिसमें रिफ्लेक्ट किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस जो रिजर्वेशन पे था। फिर प्रोसेस शुरू हुआ, जब बॉर्डर्स फाइनलाइज हुए तो मुस्लिम लीग के कई सारे एमपीज ऐसे थे जो इंडियन इलाकों, जिनके इलाके कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में आ गई, तो फिर वो इंडिया में रह गए। तो 4 से पहली 3 सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए थे उसमें सिर्फ 4 मुस्लिम मेंबर बैठे थे, जो 4 कांग्रेस से जीत के आए थे। आज़ादी के बाद जो सेशन हुआ उसमें धीरे धीरे करके फिर वो नंबर 27 तक गया। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो मुस्लिम लीग के थे और जो असेंबली में आए। जाहिर है अभी हमने पूरा डिस्कशन किया कि मुसलमानों का सस्पिशन का डॉक्ट्राइन और कैसे देखा जाता है पाकिस्तान का, तो ये सोचिए जो लोग मुस्लिम लीग से इलेक्शन जीत के आए थे, ऐसे मुस्लिम पॉलिटिशियंस के ऊपर किस तरह की तलवार लटकी होगी, आप लोग खुद तसव्वुर कर सकते हैं। मई 1949 में सरदार पटेल ने एक खत लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन। वो खत था बेसिकली मुस्लिम रिजर्वेशन के क्वेश्चन को रीविजिट करने के लिए, कि इसको फिर से एग्जामिन करने की जरूरत है। और हकीकत यह है कि कांग्रेस की या किसी हिंदू लीडर के कुछ बोलने से पहले जो 27 मुस्लिम एमपीज थे, उनकी मेजॉरिटी ने आगे आकर के मुस्लिम रिजर्वेशन को अपोज किया। उसमें BH जैदी हैं, तजामुल हुसैन हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हत्ता के कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आप कुछ एतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन उसमें हसरत मोहानी जैसी शख्सियत भी थी, जिसके ना तो आप खुलूस के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना सियासी बसीरत की आप कोई तनकीद कर सकते हैं। समझ बूझ वाला आदमी और खुल के मुखालफत के हिंदुस्तान में मुसलमानों को किसी तरह के रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा। और उसमें फिर तजामुल हुसैन वगैरह जैसे लोग यहाँ तक चले गए कि दरअसल हमारा कोई खैर खा है तो सरदार पटेल है जो कि हमारा रिजर्वेशन अपोज कर रहा है। तो ये वाली पूरी रेटोरिक भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिली। अब ये क्यों हुआ? ऑफकोर्स, और उसका नतीजा हमको पता है। SC/ST रिजर्वेशन आ गया, मुस्लिम रिजर्वेशन इंक्लूड नहीं किया गया, और आज तक ये पलट के कहा जाता है कि एक सेक्युलर कंट्री में रिलीजियस रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, जबकि जो ओरिजिनल पोजीशन थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इसको रिलीजन नहीं, उसको एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे देखा गया था। तो वो पूरी बात इफेक्टिवली भुला दी जाती है कि ये कभी हुआ भी था इंडिया में। ऐसा क्या हुआ इस बीच में? अब जाहिर सी बात है, जो नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स थे, शुरू से उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के लैंग्वेज को पुश बैक किया था। जो मजहबी क़यादत थी, मौलाना आज़ाद का पूरा आप नैरेटिव देखिए, उसमें वो हमेशा ये कहते हैं मुसलमान इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत है। और उसमें उनकी ये कोशिश थी कि भाई जो भी उनका जो विजन था उसमें पार्टीशन नहीं था, उसमें मुसलमान 5-6 बड़े सूबों के साथ हिंदुस्तान का हिस्सा होते। और उस कॉन्टेक्स्ट में वो एक रेटोरिक था कि हम कोई अकलियत नहीं है, हमारे पास इतना सोशल पॉलिटिकल कैपिटल है, इतने बड़े बड़े सूबे हैं जिसमें हमारी अक्सरियत है। कम से कम अगर हिंदुस्तान नहीं पार्टीशन हुआ होता, 5 से 6 सूबे होते जिसमें खुले तौर पे मुस्लिम अक्सरियत होती और मुसलमानों की हुकूमत होती और बहुत ही प्रॉस्परस और रिच सूबे थे। तो वो एक नैरेटिव था
जो कि आज़ादी से पहले समझ में आता था। लेकिन आज़ादी के बाद वो नैरेटिव आपकी मजबूरी बन गया। उस मोमेंट में अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना और पाकिस्तान से अपनी मुखालफत और पाकिस्तान मूवमेंट से अपने आप को अलग बताना, उसकी मजबूरी बन गया कि आप खड़े होकर के असेंबली में रिजर्वेशन की मुखालफत कीजिए। तो ये पहला, अगर हम मुस्लिम पॉलिटिकल रेस्पॉन्स को देखते हैं पोस्ट 47, तो यही एक अलामती रेस्पॉन्स के तौर पे इसको देखिए कि क्या जहनियत और क्या उस वक्त का पूरा रेटोरिक रहा होगा, क्या नैरेटिव रहा होगा कि जो आपको वो रिजर्वेशन जो कि आपका पॉलिटिकल करियर गारंटी करेगा, आप खड़े होकर उसी की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए थे मुल्क में। इसके बीच में अगर आप देखिए कि क्या कंसेशन मुसलमानों ने एक्चुअली लिया, या मौलाना आज़ाद का देखिए अगर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं पाइएगा, लेकिन 2 आर्टिकल हैं जिनके लिए उनकी जद्दोजहद ज़्यादा रही। एक आर्टिकल 2930 जो रिलीजियस कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, जिसकी वजह से आज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इदारे कायम हो पाते हैं। आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 है, उसके लिए मौलाना आज़ाद लड़े और उन्होंने इस तरह का कुछ कहा भी कि ये गारंटी अगर मौजूद है तो हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्र नहीं है। इस तरह के उनके आपको अल्फाज मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ जिसके लिए वो बहुत लड़े थे वो उर्दू ज़बान के लिए, कि ये जो नेशनल लैंग्वेज हो वो हिंदी ना हो करके कोई हिंदुस्तानी का या मिला जुला कोई फॉर्म हो जिसमें आप हिंदुस्तानी हो और आप देवनागरी में भी लिख सकें और फ़ारसी के स्क्रिप्ट में भी लिख सकें। तो ये एक इंसिस्टेंस इसलिए था कि मुसलमानों की अक्सरियत और उसको, उस ज़बान को, स्क्रिप्ट को जानती है, तो वो उस मेन स्ट्रीम से अलग नहीं होगी। बल्कि आप अगर उनकी पूरी उस तकरीर को सुनिए तो उसमें नेशनल लैंग्वेज पे भी उनका एक ख़ास तसव्वुर है, जो उनका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही एक ऐसी ज़बान है जो अंग्रेज़ी को रिप्लेस करके कोई नेशनल लैंग्वेज बन सकती है, बशर्ते ये कि इसमें आप सब्र से काम लें, पेशेंस से काम लें और कोई सरकारी ज़बरदस्ती ना करें, लोगों को धीरे धीरे अडॉप्ट करने दें। लेकिन बहरहाल उनकी वो कोशिश तो नाकामयाब रही, वो कोशिश पूरी तरह नाकामयाब रही। माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ कंसेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकलवा लिया। तो ये तो एक पहला मार्कर है। आप अगर ट्रेस करें कि मुस्लिम रिस्पॉन्स किस तरह का रहा, तो पहला मार्कर ये है कि वो रिजर्वेशन जो आपका की पॉलिटिकल डिमांड था कम से कम 40 साल से, जो कंसेंसस के लेवल पे पहुंच चुका था हिंदुस्तान की सियासत में, उसको आपने अबैंडन किया। दिस वुड कम बैक टू हॉन्ट मुस्लिम्स लेटर ऑन। उसके बाद से 70s 80s से रिजर्वेशन की तहरीकात चलना शुरू हुई हैं, आज तक वो चल रही हैं बिना किसी खास पॉलिटिकल फ्रूट के। तो उस वक्त वो, लेकिन एक डिमांड थी जो आपने ड्रॉप की। फिर फोकस शिफ्ट हुआ कि हमको कुछ एजुकेशनल राइट्स चाहिए। उसका भी आप देखिएगा कि उसकी नींव डली, लेकिन एज सच उसका जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, उसका इफेक्ट अलीगढ़ ही था। इमीडिएटली अलीगढ़ जामिया, कुछ बड़े इदारे, उनका तहफ़्फ़ुज़, तो इदारों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस, उनका तहफ़्फ़ुज़, वो एक एलिमेंट बन के उभरा। रिजर्वेशन फिलहाल के लिए दब गया था। उसके साथ अगेन आप कंटिन्यूटी अगर देखिए पिछले 40 साल की मुस्लिम सियासत से, तो पार्टीशन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कुछ हमारे इदारों का तहफ़्फ़ुज़, उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, ये 3 मोटा मोटी ऐसी चीज़ें हैं। वो जो है कि जान माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़, दंगे से हमको बचाओ, वो तो है ही, वो तो बेस लाइन है, वो तो मुस्लिम पॉलिटिकल सारे रिस्पॉन्स का पार्ट रहा ही। लेकिन जो कॉन्क्रीट आपके डिमांड्स भी शेप होना शुरू हुए ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ बिलखुसूस और हमारे जनरली माइनॉरिटी इदारों का तहफ़्फ़ुज़, उर्दू ज़बान के लिए कोई जगह, जैसे जब कोई मुस्लिम फ्रेंडली गवर्नमेंट बिहार में, यूपी में आई, तो उसने खूब उर्दू टीचर्स की बहाली की, बिकॉज उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की सियासत का, सियासी एस्पिरेशन का वो एक हिस्सा बन गया, मुस्लिम एम्पावरमेंट का उसको टूल देखा जाने लगा। इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़, और उसके भी अपनी एक जर्नी है। इस सब के बीच में जाहिर सी बात है कि सियासत स्टैटिक नहीं रहती, और 60s में जब वो दंगों का दौर शुरू हुआ जिसका हम लोग रेफरेंस दे रहे थे, दोबारा से हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे दंगे शुरू हुए, तो मुसलमानों ने फिर अपने आप को पहली बार, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, मुस्लिम सिविल सोसाइटी ने
इससे पहले जो भी बची कुची नेशनलिस्ट क़यादत थी आज़ादी की, वही इमीडिएट इंडिपेंडेंस के बाद आपकी क़यादत कर रही थी। 60s से वो टर्न आता है जहां पे मुस्लिम सिविल सोसाइटी प्रॉपरली एक एमर्ज करना शुरू होती है। प्रॉपरली तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्लिम सिविल सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइमरीली जमीयतुल उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद और बहुत सी और तंजीमें भी, शियाओं के ग्रुप भी थे उसमें, अहले हदीस के थे, कुछ बरेलवी हजरात भी थे, बड़े बड़े उलमा थे उस वक्त के। तो उलमा का और रिलीजियस ग्रुप्स का और उसमें कुछ जो बची हुई नेशनलिस्ट क़यादत थी उन लोगों का भी एक इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने दंगों को लेकर के जगह जगह जाके सफ़र करना, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं लोगों से मिलना, रिलीफ और जो आज होता है रिलीफ ऑर्गेनाइज करना, पीस कमेटी, अमन कमेटी बनाना, वहाँ पे अमन बहाल करने की कोशिश करना। और फिर 64 में बनी मुस्लिम मजलिस मुशावरत। 1966 में जनरल इलेक्शंस हुए। ये पहला जनरल इलेक्शन था जब मुसलमानों में एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ने कांग्रेस की मुखालफत की। जमीयतुल उलमाए हिंद तब तक मुशावरत से टूट चुकी थी, उसका मौक़िफ़ वो बरकरार था कि हम कांग्रेस के साथ हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मुस्लिम मजलिस मुशावरत और एक पूरा ग्रुप निकला उसके साथ जिसने उस इलेक्शन में सोशलिस्ट की तरफ अपना रुझान किया। और 66 में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं आई, असेंबली में आई वो जो सिंपल मेजॉरिटी आई, जो उनको पहले जो नंबर्स आते थे, कांग्रेस का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस था। और बाद में जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में स्प्लिट हुआ तो एक्चुअली वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 66 वाज द फर्स्ट टाइम कि मुसलमानों ने पॉलिटिकली कांग्रेस को अपोज किया। और यहां से सोशलिस्ट की जो सोशल इंजीनियरिंग की सियासत थी, मुसलमान उस कैलकुलस में फिट होना शुरू हुए। बिहार में कर्पूरी ठाकुर और लोहिया तो तब तक जा चुके थे, लेकिन जो भी बची कुची यूपी में जो मूवमेंट था लोकदल का, चौधरी चरण सिंह का और इन लोगों का, चौधरी चरण सिंह को बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने सपोर्ट किया। तो नॉर्थ इंडिया में खास करके सोशलिस्ट की तरफ और ये सोशल इंजीनियरिंग जो बाद में जिसकी वजह से लालू और ये पूरा एक 90s का दौर आया कोलिशन पॉलिटिक्स का, उसकी नींव एक तरह से यहाँ से डलना शुरू हुई। जहाँ पे कि फिर अगेन मुसलमानों का एक दौर शुरू हुआ सियासी तौर पे, जहाँ उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को कोलिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना शुरू किया। उसका 66 के बाद आप अगर देखिए कि बड़ा उसका रिफ्लेक्शन आया 77 में इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव में, फिर 89 में वो पूरा बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद जो पहला बड़ा चुनाव हुआ, उसमें मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे सोशलिस्ट का साथ दिया। और एक अंडरस्टैंडिंग ये बनने लगी कि हमें दो तरह, मतलब ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं थोड़ा सा, एंड प्लीज फील फ्री टू डिसएग्री, बट दो ब्रॉड फ्रंट्स पे एक आपको अंडरस्टैंडिंग इमर्ज होते हुए दिखती है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली बात थी, वो अपने उसूल में वही है, कांग्रेस से रिप्लेस करके कोलिशन सियासत की तरफ उसका एम्फेसिस है कि हम कोलिशन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेंगे और उस सपोर्ट से अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम कोलिशन गवर्नमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि भाई इदारों का तहफ़्फ़ुज़, दंगों से तहफ़्फ़ुज़, आपकी उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ और पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें हम कोलिशन गवर्नमेंट्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये एक एमर्ज होना शुरू हुआ। और दूसरा, ये जो मुस्लिम सिविल सोसाइटी प्रोमिनेंट होना शुरू हुई, तो फिर तालीमी इदारे बड़े पैमाने पे प्राइवेटली या चैरिटेबल पर्पस से खोलना शुरू किया लोगों ने। और एजुकेशन को खास करके, मैं बहुत आगे स्किप कर रहा हूँ, लेकिन ये 80s 90s के बाद से एजुकेशन हमारा सिल्वर बुलेट है। हमको एजुकेशन से ही निजात मिलेगी, पनाह मिलेगी। आप बल्कि कह सकते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट का, सर सैयद के रेटोरिक का और सर सैयद की मेमोरी का एक रिवाइवल होता है, जहां उस इमेजरी को और सर सैयद के आइडियाज़ को पिछले 30-40 साल में बहुत ज़्यादा इको किया गया है। जो कि आप अगर देखिए इमीडिएट पार्टीशन के बाद का पीरियड, तो मेन स्ट्रीम में सर सैयद का उतना जिक्र नहीं बचा था, बिकॉज अलीगढ़ मूवमेंट बहुत
टेंटेड हो गया था पाकिस्तान से एसोसिएशन की वजह से। अलीगढ़ वालों के बीच में, मुसलमानों के बीच में तो फिर भी सर सैयद का कुछ नाम था, लेकिन मेन स्ट्रीम में सर सैयद का डिस्कशन आपको नैरेटिव बहुत फीका पड़ता हुआ मिलता है। वो एक 80s 90s में आप उसका रिवाइवल देखते हैं, जब मुसलमानों का एक एमर्जिंग कंसेंसस ये होता है कि हमको कोलिशन सरकारों का साथ देना है, जहां जहां हम बीजेपी को रोकने के लिए, जो भी फासिस्ट फोर्सेस को रोकने के लिए जो पार्टियां आती हैं, हमको उसका साथ देना है, कोई एक पार्टी को लेके हम लॉयल नहीं है। और दूसरा ये कि हमको एजुकेशन पे फोकस करना है और स्टेट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट इस तरह से लेना है। उसी सिलसिले में आप देखिए तो एक पीरियड आया जब ऐसा लगा कि दंगों की इफेक्टिवनेस अब ख़त्म हो रही है। कांग्रेस के दौर में दंगे हुए, लोग कांग्रेस से छोड़ के सोशलिस्ट के पास गए। जो सोशलिस्ट पार्टियां थी इंडिया में, जो कि पारिवारिक पार्टियां बनी, उनको एक कंस्टिट्यूएंसी मिली इसमें कि अगर हम बीजेपी को रोकते हैं, अगर हम सेक्युलर सियासत की बात करते हैं, तो हमें एक कैप्टिव वोट बैंक मिल जाता है। और उनके सोशल इंजीनियरिंग कैलकुलस में वो फिट हो रहा था। तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत तब्दील हुई इसकी वजह से, और इसीलिए वो पूरा एक पीरियड आया जब 2002 के बहुत बड़े गुजरात के दंगे होने के बाद भी कंसेंसस ये था कि 2004 में पब्लिक ने उसको रिवॉर्ड नहीं किया। ये सच है झूठ है अलग बात है, लेकिन एक आइडिया ये एमर्ज हो गया था कि अब दंगे वंगे नहीं होंगे। अब वो चीज़ पुरानी हो गई, किसी के पास ना टाइम है ना पेशेंस है, और ये बहुत कॉस्टली है। ये वही टाइम है जब लाल कृष्ण आडवाणी अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे थे, जिन्ना की कब्र पे जाके वो जो भी उनकी तारीफ कर रहे थे। तो इट्स नॉट कोइंसिडेंटल कि एक ऐसा वक्त आया जिसमें मुसलमानों ने ये समझा कि हम इस कोलिशन पॉलिटिक्स में सही प्लेयर्स को सपोर्ट करके अपना स्टेक लेकर के और हम कुछ हासिल कर सकते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं था, कुछ मुस्लिम एलीट, कुछ मुस्लिम सिविल सोसाइटी इसको ड्राइव करने में थी, और इसके बेनिफिट्स बहुत डिबेटेबल है कि मुसलमानों को इसके एक्चुअली कोई बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले। लेकिन मुसलमानों के एक सेक्शन ने इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिकली प्रेजेंट किया। ये बहुत डिबेटेबल है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट के टर्म्स में, मटेरियल गेन के टर्म्स में कभी भी इससे कुछ मिला या नहीं, लेकिन इसको पोर्ट्रे बहुत बड़ी तरह से किया गया, सचर की रिपोर्ट को, उसके बाद के प्लान्स को, और एक ये एहसास क्रिएट किया गया कि हमको इस तरह के पार्टिसिपेशन से बहुत कुछ मिल जाएगा। आज तक उसकी बाकियात आपको दिखेंगी, बट उसी ने फिर वो जो हिंदुस्तान में हमेशा से जो कांस्टेंट रहा है पॉलिटिक्स का, कि जब मुसलमानों का पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्पिरेशन दिखने लगे अगर, तो उससे हमेशा राइट विंग हिंदुत्व यूज करता है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो वहीं से फिर ये नैरेटिव निकल के आया कि ये सारी सरकारें मुसलमानों को अपीज कर रही हैं। और इस पूरे पीरियड में ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुत्व ने, मतलब मुसलमान एक तरफ एजुकेशन और एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल कोलिशन मेकिंग, उससे अपने आप को वही 4-5 चीजें, 4-5 इश्यूज, उसमें अपना तहफ्फुज उसी लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रेम में ऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरफ जो हिंदुत्व सियासत है वो तेजी से इवॉल्व कर रही है, वो कॉन्स्टेंटली ढूंढ रही है ऐसे इश्यूज, ऐसे सिंबल्स, ऐसे मुद्दे जो उसे इंडियन मेन स्ट्रीम तक उसकी बात को पहुंचा सके। और ये मुद्दा उसको पहले राम मंदिर से मिला। जो दंगे हो रहे थे, जो 60s से 70s से हम दौर देखते हैं, उन दंगों ने आरएसएस को एक फुटहोल्ड दिया, उन दंगों ने आरएसएस को वो नेटवर्क दिया, वो एक रेडिकलाइज्ड बेस दिया, जिससे कि वो अपने एक्टिविज्म को लॉन्च कर सके, जिसकी बेसिस पे वो अपने आप को खड़ा कर सके। राम मंदिर मूवमेंट ने उसे वो मोमेंट दिया जहां वो मास को रीच आउट कर सके। अगेन राम मंदिर मूवमेंट के रिएक्शन में मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर सकती थी? उसने यही किया कि एंटी बीजेपी फोर्सेस को वोट देकर के स्ट्रेंथन करेंगे और हम अपने तहफ्फुज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बात करेंगे। लेकिन उस पूरे दौरान में आपकी ये जो रिलायंस था सेक्युलरिज्म पे, ये जो रिलायंस था आपका इंस्टीट्यूशंस पे, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस पे, उसी सेक्युलर नैरेटिव पे आरएसएस का कांस्टेंट अटैक भी चलता रहा। और इसमें अगर आप कभी तफसीली स्टडी करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस तरह से वायलेंस के चेंजिंग शेप को संघ ने यूज किया,
कि राम मंदिर के बाद और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक एहसास उनके अंदर सेट इन कर गया कि लार्ज स्केल वायलेंस हमारे लिए, मतलब हमें लॉन्च करने के लिए ये इंपॉर्टेंट था, अब हमको कुछ और करना होगा इसको कंसोलिडेट करने के लिए। उसमें भी उनको बहुत वक्त लगा, गुजरात के दंगे भी हुए, उसको भी वो नहीं रोक पाए। रोकना पाना क्या था, उनका डिजाइन था, लेकिन गुजरात के दंगे हुए, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, ये सब बहुत कॉस्टली अफेयर्स थे। और 2014 के बाद का जो मोमेंट है वो है जब आरएसएस बीजेपी पावर में आने के बाद एक नए तरह के वायलेंस का इनॉग्रेशन करती है, जहां पे अब दंगे और लार्ज स्केल वायलेंस को ख़त्म किया जाता है, भुलाया जाता है। रीज़न बीइंग के ये पब्लिक परसेप्शन में बहुत कॉस्टली है, मैनेज करने में बहुत कॉस्टली है, और ये एक कम्युनिटी ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये मुसलमानों के अंदर भी एक रेजिलियंस क्रिएट करता है। जब भी कोई दंगा होता है तो वहाँ फिर कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करती है और खड़ी होती है, और वो एक प्रोसेस हमने देखा है। तो इसलिए आरएसएस का फिर एक क्लियर एजेंडा 2014 के बाद कि उसने जो वायलेंस है जिससे वो पब्लिक को रीशेप करना चाहती है, उस वायलेंस को ही रीशेप किया। टारगेटेड इंडिविजुअलाइज्ड वायलेंस, जहां लार्ज स्केल नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पे संघ के जो कोर एजेंडा के इश्यूज हैं, चाहे वो गौरक्षा हो, मुसलमान जो है वो हमारी बेटी भगा के ले जाते हैं वगैरह वगैरह, लव जिहाद, गौरक्षा, 2-4 इमोशनल इश्यूज लेके उस पे इस तरह का वायलेंस करना जो कि लगे कि आम जनता से आ रहा है, पब्लिक से खुद साख्ता स्पॉन्टेनियसली भड़क जा रहा है, लोग गुस्से में आके भीड़ कत्ल कर दे रही है, और कत्ल इतना दर्दनाक कर रही है और उसका इतना डिटेल्ड वीडियो बन रहा है कि एक पहलू खान का दर्दनाक कत्ल होता है और पूरे राजस्थान, मेवात और आसपास के इलाके में दहशत फैल जाती है। गाय का, कैटल के ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले, लेदर का कारोबार करने वाले, हर शख्स के दिल में डर बैठ जाता है। जुनैद खान का एक केस होता है और ट्रेन में सफर करने से मुसलमान डरने लगता है। तो वायलेंस स्मॉल स्केल लेकिन बहुत हाई इंपैक्ट, हाई विजिबिलिटी, हाई इंटेंसिटी के साथ, और इसी के जरिए से, इस तरह के वायलेंस के जरिए से उसने अब एक स्पेस क्रिएट किया है, एक ग्रुप क्रिएट किया है, पूरा एक कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की है, जो जहां पे मुसलमानों के अगेंस्ट वायलेंस करना सिर्फ जस्टिफाइड ही नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है। जैसे अनशन करना, आंदोलन करना, चक्का जाम करना एक तरीका है पॉलिटिक्स करने का, वैसे ही एक तरीका है मुसलमान के खिलाफ वायलेंस ऑर्गेनाइज करना। मस्जिद के सामने नफरती गाने बजाना, मस्जिद पे खड़े होकर नाचना, मस्जिद पे भगवा झंडा चढ़ा देना, ये सब लेजिटिमेट मीन्स ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स है जो पिछले 10 साल में इनकोड हुए हैं। और हमारे इस डिस्कशन के लिए क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि दंगों का एक जो सियासत थी, जो फियर की सियासत थी, जिसमें बीजेपी दंगा करके, पोलराइज करके अपने लिए वोट लेती थी, या जिसमें कि मुसलमानों की इकोनॉमिक कैपेसिटी को बर्बाद किया जा रहा था, वहाँ मुसलमानों ने कुछ रेस्पॉन्स इवॉल्व किया था। जहाँ कांग्रेस उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही थी, वहाँ उसने सोशलिस्टों को, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कोलिशन पॉलिटिक्स को एम्पावर करके मुसलमानों ने किसी ना किसी तरह से उससे कम्बैट करने की कोशिश की, और उस वोट की ताकत के जरिए से अपने तहफ़्फ़ुज़ की कम से कम कोशिश होती रहती थी। ये जो दौर आया है जहाँ पे मुसलमानों के अगेंस्ट वायलेंस लेजिटिमेट पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया है, यहाँ पे आई वुड हम्बली से कि हमारी सियासी क़यादत, हमारी मजहबी क़यादत, हम लोग बिलुमू एक्चुअली कोई कॉन्क्रीट रेस्पॉन्स देने में फेल हो गए। हम लोग अभी इसको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, ऑफ कोर्स जो इसकी कानूनी लड़ाई है वो तो लड़ते हैं, वो तो लाजमी चीज़ है, लेकिन वो कोई सियासी रिस्पॉन्स नहीं है, वो सिर्फ वो तो एक नेसेसरी रिएक्शन है। जो मतलब जब चोट लगेगी तो आप दवा लगाइएगा और घाव भरिएगा, पट्टी बांधिएगा, लेकिन वो इलाज नहीं है किसी चीज़ का, वो कोई कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स नहीं है। और यही वजह है, ये जो मेन स्ट्रीमिंग है और नॉर्मलाइजेशन है एंटी मुस्लिम वायलेंस का, इसी वजह से आपकी जो पूरे सियासी एस्पिरेशंस हैं, आपका जो वैल्यू है एज अ वोटर, आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का जो वैल्यू है, वो इसीलिए इतना रिड्यूस हो गया है। क्योंकि आपका जो सवाल है कि कर्नाटका में कांग्रेस अगर हमारे वोट से आई है तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि आप मजबूर हैं, आपको अगर डेली वायलेंस और ह्यूमिलिएशन से अपने आप को बचाना है
तो आपको हमारे ही पास आना पड़ेगा। तो वो कैप्टिव वोटर और वो मजबूरी का वोटर हम लोग अब उस पॉइंट पे हैं जहां पे वी आर काइंड ऑफ ट्रैप्ड। और ये जो नया फॉर्म है पॉलिटिक्स का, जिसका एसेंशियल, जिसमें मुसलमान ना सिर्फ एक्सक्लूडेड है बल्कि उसमें मुसलमान का रेगुलर विक्टिमाइजेशन उस पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, उसका हम कोई कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। या अगर कोई कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स है तो मेरी नज़र से तो वो गायब है। आप लोगों से कुछ इनपुट मिले तो होगा। माजरत अगेन थोड़ा स्कैटर्ड होने की वजह से, लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ सम पॉइंट्स टू थिंक अबाउट। इंशाल्लाह डिस्कशन में आगे देखें।